आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कमबख्त इश्क भाग 10। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों। आप कमबख्त इश्क को अपना प्यार दे रहे हैं, अच्छी अच्छी समीक्षाएं कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं। उसके लिए आपका जितना शुक्रिया अदा करें कम है। उन दोस्तों का भी बहुत बड़े वाला धन्यवाद जो स्कैरी डेज़ चैनल की हॉरर कहानियों को सराहते हैं। आज रात 9 बजे स्कैरी डेज़ चैनल पर फिर मिलेंगे सनम हॉरर प्रेम कहानी का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा, जो कि पुनर्जन्म पर आधारित एक अलग हटकर और बेहतरीन कहानी है। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है आप उस कहानी को ज़रूर देखें, सुनें और हमें सपोर्ट करें, ताकि एक से बढ़कर एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। स्कैरी डेज़ चैनल पर लिंक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया गया है। चलिए अब चलते हैं कमबख्त इश्क के 10वें भाग की ओर। मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही देख रही थी। तुम्हारे पिताजी सच ही कह रहे थे। अब मेरी बेटी की उम्र हो गई है शादी की। तुम्हारे पिताजी ने एक लड़का देखा है। तुम कहो तो एक बार उससे मिल लेती। श्रद्धा हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखकर बोली, नहीं माँ, मुझे किसी भी लड़के से नहीं मिलना, और आप पापा को बोल दीजिए कि उन्हें लड़का देखने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं बता दूंगी। तुमने अपने से ही पसंद कर लिया है क्या? अगर ऐसा है भी तो हमें बता दो, हम उसी लड़के से तुम्हारी बात चलाएंगे। मनोज जी भी तब तक अपनी ड्यूटी से वापस आ चुके थे और अपना बैग रखकर उन्हीं के पास आ रहे थे। ये कैसी बातें कर रही हो जानकी? हमारी बेटी वैसी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा। अपने पापा की बात सुनकर श्रद्धा कुछ नहीं बोली। वो सोचने लगी, पापा को मुझ पर कितना भरोसा है कि मैं प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ूंगी। अगर मैंने उन्हें युवराज के बारे में बता दिया तो कितना बुरा लगेगा उन्हें, लेकिन अगर नहीं बताया तो मैं घुटती रहूँगी। बताओ श्रद्धा, मैं सच कह रहा हूँ या नहीं? तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई लड़का नहीं है ना जो तुम्हारे लिए दोस्त से बढ़कर हो? पापा, वो मैं जानता हूँ। इतना कहकर मनोज जी श्रद्धा के सर पर हाथ फेरकर जानकी जी के साथ उसके कमरे से चले गए। शिप्रा, थैंक यू पापा, सच में मुझे बहुत मज़ा आया आज तो। थैंक यू सो मच। चलो तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? वैसे पापा, मुझे आपको कुछ बताना था, लेकिन पहले आप अपना काम ख़त्म करके हैदराबाद से वापस आ जाओ, तब बताऊँगी। बहुत ही ज़रूरी है। फ़िलहाल चलिए, मैं एयरपोर्ट तक चलती हूँ। चलो, लेकिन जो बात बताना चाहती हो अगर वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो तुम मुझे अभी भी बता सकती हो। पहले तुम बाद में काम। नहीं पापा, आप पहले अपना काम करके आओ, फिर हम बैठकर आराम से बात करेंगे। श्रद्धा ने युवराज को कॉल किया, लेकिन वो अपनी वंदना दी, साक्षी और प्रीति से बात कर रहा था और उसका फ़ोन साइड में वाइब्रेट पर रखा हुआ था, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ा। उसने कई बार युवराज को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन युवराज ने रिसीव ही नहीं किया। करता भी कैसे, क्योंकि फ़ोन वाइब्रेट होने के कारण उसे तो पता ही नहीं चला कि फ़ोन आया था। सुजीत जी की फ़्लाइट शाम के 6 बजे की थी। शिप्रा ने अपने पिताजी को सी ऑफ किया और घर वापस चली आई। उसके घर में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। शिप्रा ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा, रानी दी, आप खाना लगा दो, मैं तब तक फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है मैम, मैं लगा देती हूँ। शिप्रा कमरे में गई और दीवार पर टंगी अपनी माँ की तस्वीर को देखकर मुस्कुराई। उसने मोबाइल बेड पर फेंक दिया और वॉशरूम जाकर फ्रेश हुई। फिर नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रानी उसके लिए खाना परोसने लगी तो शिप्रा ने उससे कहा, रानी दी, आज आप भी मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, मुझे अच्छा लगेगा। फिर कुछ देर रुककर बोली, सिर्फ आज ही क्यों, बल्कि मैं तो कहती हूँ आज से आप हमेशा हमारे साथ ही बैठकर खाना। वैसे भी इस घर की देख रेख तो आप ही करती हैं। पापा ऑफिस में काम करते हैं और मैं दोस्तों के साथ, तो घर हुआ ना आपका। और आप ना मुझे मैम कहकर मत बुलाना। मैम हो तो मैम ही कहूँगी ना आपको। और वैसे भी मैं तो यहाँ काम करती हूँ, लेकिन आपने और बड़े साहब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, उतना जितना कोई अपना भी नहीं करता। थैंक यू मैम। शिप्रा हंसकर बोली, आप ना मुझे शिप्रा बोलना, मैं आपको दीदी कहती हूँ तो हुई ना मैं आपकी छोटी बहन। और किसने कहा आपसे कि आप यहाँ सिर्फ काम करती हो? आप अब इस घर के सदस्य की तरह हो, और आप भूलिए मत कि मुझसे पहले आप इस घर में आई हो। ठीक है मैम। रानी के इतना कहते ही शिप्रा ने उसे देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा अच्छा ठीक है शिप्रा, लेकिन अब ज़्यादा बात मत करो, खाना खाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा।
उसके बाद दोनों खाना खाने लगे। डिनर होने के बाद शिप्रा अपने रूम में और रानी अपने। शिप्रा के जन्म होने से पहले ही उसके माता पिता रानी को अपने घर में लेकर आए थे। उस समय रानी 8 साल की थी। जब वो दोनों किसी पार्क में गए थे तो वहाँ एक बेंच पर बैठी अकेली रो रही थी। तब वो रानी को अपने साथ ही अपने घर लेकर आ गए थे। युवराज के कमरे से सभी बात करते करते ही बाहर निकले। जब वो सब सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो उन्हें रीना जी मिली। अरे तुम सभी क्या कर रहे थे? तो उन्हें रीना जी मिली। अरे तुम सभी क्या कर रहे थे? मैं तुम सबको ही बुलाने के लिए ऊपर जा रही थी। युवराज, क्यों बड़ी मॉम? डिनर करने के लिए चलो, तैयार हो गया है और टेबल पर भी लग चुका है। सभी लोग बस तुम बाकियों का इंतज़ार कर रहे थे। साक्षी, हाँ बड़ी मॉम जल्दी चलिए, मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है। चलो कहकर सभी नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर बैठ गए और खाना खाने लगे। श्रद्धा छत पर जाकर इधर से उधर टहल रही थी। उसे मनोज जी की बातें परेशान कर रही थी। हे भोलेनाथ, कैसे बताऊं पापा को कि युवराज और मेरा रिश्ता। मैं जानती हूँ पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मान भी जाएंगे, लेकिन इतने दिनों तक मैं उस जंगल में हुई घटनाओं को छुपाया है, कहीं नाराज़ ना हो जाएं। जो युवराज पे फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। भगवान जी, किसी दिन अगर मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता बुला लिए तो क्या करूँगी? नहीं, मुझे बता देना चाहिए। युवराज ने जब कमरे में आकर अपना फ़ोन उठाया तो उसने देखा श्रद्धा के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स पड़े हुए थे। उसने श्रद्धा को कॉल बैक किया। इधर पवन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। काम हुआ या नहीं? देखो, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। मैंने जो करने के लिए कहा था वो बताओ, हुआ या नहीं? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भाई काम हो गया है। आपने जो फ़ोटो दिखाया था मैंने उस लड़के का पता लगा लिया और उसके घर का एड्रेस भी मालूम कर लिया। पवन, ये क्या बात कर रहे हो? मतलब इतना जल्दी पता कर लिया कि उस परी का घर कहाँ है? अरे तुमने तो मुझे बहुत ही खुशी दे दी। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ दोस्त, इसके बदले तुम जो बोलोगे वो कर दूंगा। अच्छा सुनो, तुम वो एड्रेस मुझे सेंड कर दो। पवन आज बहुत खुश था और इसी खुशी में वो नाचते हुए अपनी माँ के पास पहुँच गया। राज, हे स्वीटू, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? यार, जब भगवान ने ये ज़िंदगी दी है तो कुछ सोच कर ही दी होगी ना। तो बस खुश होकर नाचो गाओ, परेशान होने से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व होती है। युवराज, ऐसी बात नहीं है कि मैं परेशान हूँ, बस सोच रही हूँ कि अगर मैंने पापा को हम दोनों का सच बता दिया तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। तुम एक काम करो, अभी मत बताओ, 2 दिन रुक जाओ, मम्मी से बात कर लूँगा, फिर मम्मी तुम्हारी फैमिली से बात करेंगी हमारे रिश्ते के बारे में, और इससे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको 2 दिन देती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी धड़कन, तुम टेंशन मत लो, आराम से बेफिक्र होकर सो जाओ और बाकी चीज़ें मुझ पर छोड़ दो। चलो, गुड नाइट, लव यू। श्रद्धा। पुआ ने जब पवन को अपने रूम में देखा तो वो हैरान थी। पवन आकर अपने माँ के पास बैठ गया। पुआ ने उसके हाथ और माथे को छूकर कहा, पवन तेरी तबीयत तो ठीक है ना, या मैं कोई सपना देख रही हूँ? बोल ना, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? माँ, ये आपका कोई सपना नहीं है, बल्कि मैं हकीकत में आपके सामने हूँ। आज मेरा मन हुआ तो आपके पास चला आया। जब से पापा हमें छोड़कर चले गए हैं हमारी तो जैसे ज़िंदगी ही बदल गई है। तब से लेकर आज तक मैंने कभी भी आपसे ठीक से बात नहीं की। मेरी तरह आप भी तो अकेली हैं। मैं ये कैसे भूल गया था। लेकिन माँ, अब मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। वो उसकी बातें सुनकर भावुक हो उठी। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आज तू सच में बहुत ही समझदारी वाली बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम वो पवन हो ही नहीं जो भटकता फिरता था। तो कोई और ही लग रहा है। वैसे बताओ, इसके पीछे की वजह? कोई भी वजह नहीं है माँ, मैं सच में तो बस ऐसे ही चला आया था आपसे मिलने। चलो ठीक है, मैं फिर से चलता हूँ, शुभ रात्रि। पवन जा तो रहा था लेकिन बुआ समझ गई कि कोई बात तो ज़रूर है जो पवन मुझसे कहने आया था। वो तेज़ आवाज़ में बोली, रुक पवन। वो पलटा। हाँ क्या हुआ माँ, सब ठीक है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है, आज से पहले तो तुमने इतनी फिक्र नहीं की मेरी, तो फिर आज अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है? वैसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुम जो कहने आए थे वो तो बोलो। मैं जानती हूँ तुम ज़रूर मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं रहे हो। बताओ आखिर बात क्या है? पवन वापस अपनी माँ के पास बैठा और उनकी हथेली पकड़कर बोला, माँ, मैं कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बदलना चाहता हूँ, जिम्मेदारियाँ लेना चाहता हूँ। बुआ, किसकी? युवराज, अरे क्या मैंने जो कहा उसका जवाब तो दो। मैंने लव यू कहा तो तुम भी लव यू टू बोलो ना। श्रद्धा, युवराज, ये क्या है जो कहा इसका जवाब दो।
गुड नाइट, श्रद्धा ने कहा और जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। युवराज खुद से बोला, लो, दुनिया की सारी बातें आसानी से मान जाती है, बस 2 शब्द मेरे लिए कहूँ तो फ़ोन रख देती है। मतलब कमाल है। पता नहीं आगे भी मेरी ये बात खुद कहेगी या मुझे ही उसे बुलवाना पड़ेगा। पवन ने अपना फ़ोन अपनी माँ को दिखाया, जिसमें श्रद्धा की फ़ोटो थी जो पवन ने वंदना की शादी में चुपके से क्लिक कर ली थी। ये तो वही लड़की है, युवराज की दोस्त। लेकिन ये फ़ोटो तुम्हारे फ़ोन में कैसे? माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप घर में सबसे बात करें और मेरा रिश्ता लेकर उनके घर जाएं, मेरे लिए श्रद्धा का हाथ मांगने। लड़के दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन तुझे नहीं लगता इसका दूसरे लड़कों के से चक्कर चल रहे होंगे? क्योंकि आजकल यही सब तो चल रहा है दुनिया में। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छी है। मैंने मेरे एक दोस्त से पता लगवाया है इसके बारे में। ये बहुत अच्छी लड़की है। अगर मेरी शादी हुई और ये आपकी बहू बनी तो खूब सेवा करेगी आपकी। प्लीज़ आप मना मत करो, मुझे यही चाहिए। ठीक है, अगर तेरी खुशी इसमें है और तुम इसके लिए खुद को बदलने के लिए भी तैयार हो तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। सुबह होने दे, मैं नीतीश भैया और घर के बाकी सदस्यों से भी बात करती हूँ। ये सुनकर पवन खुश होते हुए चला गया। सुबह जब युवराज और प्रशांत ऑफिस के लिए निकल चुके थे तब बुआ को रात वाली बात याद आ गई। उन्होंने सबको बताया जो भी पवन ने उन्हें कहा था, और यही बात जब प्रीति और साक्षी ने सुनी तो उन्हें गहरा झटका लगा। साक्षी प्रीति से, भाभी ये बुआ क्या बोल रही हैं? वो श्रद्धा भाभी की शादी पवन भैया से कैसे करवा सकती हैं? वो तो युवराज भैया की पत्नी हैं। वो साथ में बहुत प्यारे और क्यूट लगते हैं। पवन भैया से तो मैच ही नहीं करेंगे। प्रीति, वो सब छोड़ो और सोचो, जब युवराज को ये बात पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी? कहीं उन्हें गुस्सा आ गया तो? रीना जी, अरे जीजी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि पवन को कोई लड़की पसंद आई और उसके लिए ये खुद को भी बदलने को तैयार है। इससे ज़्यादा बड़ी और अच्छी बात और क्या हो सकती है? नीतीश जी, तुम चिंता मत करो, हम कल ही उनके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। उस लड़की को हम सब देख ही चुके हैं, बहुत प्यारी है। विशाल जी, हाँ दीदी, मुझे भी श्रद्धा अच्छी लगी। क्यों अनामिका जी? अनामिका जी तो कुछ और ही सोच रही थी। ये क्या हो रहा है? जिस लड़की को मैं अपने युवराज के लिए पसंद कर चुकी हूँ उसके घर किसी और का रिश्ता लेकर जाओ? तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। सबने देखा तो वहाँ दीपक खड़े हुए थे। वो सबको नमस्ते करते हुए अंदर आया और बातें करने लगा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वंदना तैयार हो चुकी थी। उन्हें कहीं और भी जाना था, इसीलिए सबने वंदना और दीपक को विदा कर दिया। आज शिप्रा अर्जुन के साथ घूमने जाने वाली थी, इसीलिए वो मिरर के सामने घंटों तैयार होने में लगा रही थी और अर्जुन उसी के घर में उसका इंतज़ार कर रहा था। वो हॉल में बार बार घड़ी को देख रहा था। ये लड़कियां भी ना कितना सजती संवरती हैं, बाप रे, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। ये महारानी तो ऐसे तैयार हो रही है जैसे कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। आज ही इसकी शादी होने वाली है। तभी शिप्रा उसके सामने आकर अपनी कमर पर हाथ रखकर अर्जुन को देखते हुए बोली, ये तुम कौन सा काम कर रहे हो? कभी इधर तो कभी उधर परेड कर रहे हो। क्या दिख नहीं रहा है क्या? या फिर आंखों में भी मेकअप डालकर आई हो जो दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारे इंतज़ार में ये चक्कर काट रहा हूँ, वरना अगर इतना पैदल सफ़र भी करता ना तो दिल्ली से मुंबई तक पहुँच जाता। ज़्यादा ताने मत दो और अब चलो, ऑलरेडी कितना लेट हो चुका है। रानी उनके पास ही खड़ी थी और उन दोनों को ही देख रही थी। तुम कहीं जा रहे हो शिप्रा? मेरी बात याद रखना, कहीं भी जा रही हो लेकिन शाम होने से पहले लौट कर आ जाना। शिप्रा ने उसके गले लगकर कहा, रानी दीदी, आप कितनी फिक्र करती हो मेरी। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं 3-4 घंटे में ही लौट आऊँगी। रानी, ठीक है। प्रीति और साक्षी पवन के रिश्ते वाली बात से परेशान थी। साक्षी, इसका मतलब पवन भाई उस दिन वंदना दी की शादी वाले दिन श्रद्धा भाभी को देखे दे रहे थे और इसीलिए ही इतना खुश लग रहे थे। मुझे तो अब बहुत गुस्सा आ रहा है पवन भैया के ऊपर। वो श्रद्धा भाभी के बारे में वैसा नहीं सोच सकते, वो उनकी भी तो भाभी हुई ना। तभी पवन भी मुस्कुराते हुए आया। क्या हुआ साक्षी, आप दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे थे? प्रीति, बात तो तुम्हारी ही कर रहे थे पवन। मतलब तुमने कब लड़की को देखा, पसंद भी कर लिया, ऊपर से सबको श्रद्धा पसंद भी है। आप तो सुपर फास्ट निकले। फिर मन में, एक युवराज देवर जी हैं जो प्यार तो कर ले, लड़की को भी अपने दिल की बात बता दी, लेकिन घर वालों को नहीं बताया। उन्हें कहीं उनके सही वक्त के इंतज़ार में वक्त भी चला जाए और परिस्थितियाँ भी बदल जाएं। युवराज के ऑफिस के बाहर ही कुछ दूरी पर मीरा अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। आई लव यू युवराज, आई लव यू सो मच। उस श्रद्धा से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं तुमसे। इतना प्यार तुम्हें कोई भी लड़के नहीं कर सकते युवराज। लेकिन पता नहीं तुम्हें मेरी मोहब्बत नज़र ही नहीं आती। हर समय सिर्फ श्रद्धा, और श्रद्धा सामने ना हो तो उसकी बातें करते रहते हो। मैंने इतने सालों से तुम्हें चाहा लेकिन तुमने ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ दोस्त दोस्त बुलाते रहते हो।
तुम सिर्फ मेरे बनोगे युवराज, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें उस मिडिल क्लास श्रद्धा की होने नहीं दूंगी। आई लव यू बेबी। मीरा तो पागल ही हुई जा रही थी युवराज के प्यार में। उसने शराब भी पी रखी थी। वो काफ़ी ज़्यादा नशे में होने के कारण गाड़ी में ही सो गई और उसके ड्राइवर ने उसे घर पहुंचा दिया। पवन, भाभी मैंने उसे वंदना दी की शादी में देखा था जब वो मुझसे टकराई। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। मुझे तो उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। साक्षी, भैया आपको गलत लग रहा होगा। मतलब एक नज़र में ही किसी से प्यार हो जाता है क्या? इम्पॉसिबल। वो मुंह बनाकर बोली और चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उस दिन युवराज काफ़ी देर से घर आया था। काफ़ी रात हो चुकी थी, शायद ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, इसीलिए आते ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा प्रीति और साक्षी उसके कमरे में सोफे पर बैठे हुए हैं और राजा के उठने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया। क्या हुआ? सुबह सुबह आप लोग मेरे कमरे में? कोई खुशी वाली बात है क्या? दोनों गुस्से से युवराज को घूर रही थी। अरे हुआ, आप क्या दोनों मुझे ऐसे देख रही हैं? क्या किया मैंने? साक्षी, भैया आप कल देर रात से क्यों आए? आपको पता भी है कल हुआ क्या? साक्षी ने उसे सारी बातें बताई जिसे सुनकर युवराज को बहुत गुस्सा आया। वो जल्दी से बेड से कूदा और फ्रेश होकर तुरंत नीचे हॉल में पहुंचा और चिल्लाकर सबको बुलाने लगा। कुछ ही देर में घर के सभी सदस्य उसके सामने मौजूद थे और इंतजार कर रहे थे युवराज के बोलने का। विशाल जी उसके सामने आकर खड़े हुए और तेज आवाज में बोले, क्या बात है युवराज, ये सुबह सुबह क्यों इस तरह सबको बुला रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक ठाक है ना? बताओ क्यों बुलाया है? युवराज ने विशाल जी से पूछा। पापा आप सब पवन के लिए जो रिश्ता लेकर जाने वाले हैं उसे रोक दीजिए। पवन उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन क्यों? क्यों ना लेकर जाए रिश्ता? वो अच्छी लड़की है, मैं पसंद करता हूँ उसे, और शादी होने के बाद कभी ना कभी तो उससे भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। युवराज ने अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना ली। वो तुम्हें कभी भी नहीं अपनाएगी, समझे? और श्रद्धा के बारे में सोचना छोड़ दो। पवन, लेकिन क्यों छोड़ दूँ? शादी तो मैं इसी से करूँगा। युवराज ने गुस्से से पवन की तरफ देखकर कहा। एक बार कह दिया ना कि श्रद्धा तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, तो तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही क्या? नहीं होगी तुम्हारी शादी श्रद्धा से, नीतीश जी ने प्यार से कहा। युवराज बेटा, लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। पवन की शादी श्रद्धा से क्यों नहीं हो सकती? आखिर वजह क्या है? हमें भी तो पता चले ना, विशाल जी ने कहा। और ये तुम पवन से कैसे बात कर रहे हो? 1 महीने ही सही, लेकिन पवन बड़ा है तुमसे और तुम उससे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो। तुम्हें हो क्या गया है? क्यों नहीं चाहते हो कि पवन और श्रद्धा की शादी हो? रीना जी, हाँ बेटा बताओ, इसमें दिक्कत क्या है? अनामिका जी जो अब तक चुपचाप खड़े युवराज को देख रही थी, उसके पास आई और वो भी पूछने लगी। युवराज सभी तुमसे जानना चाहती हैं, कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो। तुम्हें शादी से दिक्कत क्या है? बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा। पवन, बोलो ना युवराज। साक्षी, भैया सच क्या है आप बता दीजिए ना, ये उस तरह चुप क्यों है? प्रीति, बताइए देवर जी, सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बुआ, अरे कोई बात नहीं युवराज बेटा, सुबह सुबह मजाक कर रहा है सभी से, अगर कोई बात होगी तभी बताएगा ना। ये चुप है क्योंकि कोई वजह ही नहीं है। युवराज ने बिना किसी को देखे सिर झुकाए ही कहा। वजह है बुआ, बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि? विशाल जी, क्योंकि क्या? पवन, अरे छोड़िए युवराज की बातों को, आप सब तैयारी कीजिए रिश्ता लेकर जाने की। युवराज ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। क्योंकि वो मेरी पत्नी है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा हॉल गूंज उठा। सब एकदम शॉक्ड हो गए उसकी बातों से। विशाल जी ने युवराज पर चिल्लाते हुए कहा। युवराज ये क्या हरकत है? ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? सुबह सुबह कहीं पी रखी है क्या? जो भी मुँह में आ रहा है बोले जा रहे हो। युवराज अनामिका जी की हथेलियों को अपने हाथों में लेकर बोला। माँ आपको भी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको याद है उस दिन जब हम पहाड़ी मंदिर गए थे और वहीं से किसी ने श्रद्धा को उठवा लिया था और मैं उसके पीछे गया था। उसने जंगल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ कह सुनाया। पवन हंसते हुए बोला। क्या कहानी सुना रहे हो युवराज? मतलब सिर्फ इसीलिए कि मेरी शादी ना हो श्रद्धा से तुम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया, और आज क्यों बता रहे हो जब मैं उसके लिए रिश्ता भेजना चाहता हूँ? असल में जो बात है तुम वो बताओ ना सबको। युवराज ने कहा। एक और वजह ये भी है कि श्रद्धा से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। तो फिर तुम ही बताओ वो तुमसे शादी क्यों करना चाहेगी, जबकि उसके दिल में मैं हूँ। पवन, युवराज बंद करो अपनी बकवास, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रीति, लेकिन युवराज सच कह रहा है पवन, श्रद्धा भी युवराज से प्यार करती है। पवन, क्या भाभी आप भी युवराज की बातों में आ रही हैं? अरे ये झूठ बोल रहा है। रीना जी, देखो युवराज मजाक की भी एक हद होती है बेटा। लेकिन बड़ी मॉम, मैं सच कह रहा हूँ।
भला मैं ऐसा मजाक क्यों करूँगा, वो भी सवेरे सवेरे। जैसे ही मुझे ये बात पता चली कि आप लोग पवन का रिश्ता लेकर जाने वाले हो, तो मैं बहुत घबरा गया था और आप सबको बताने चला आया। उधर सुबह सुबह ही श्रद्धा अपने पापा के लिए चाय लेकर गई। जहाँ मनोज जी अखबार पढ़ रहे थे, श्रद्धा ने कप में चाय देते हुए कहा, पापा चाय। थैंक यू बेटा, मनोज जी ने कप लेकर कहा। श्रद्धा उलझन में थी, पापा को बताऊं कि नहीं। युवराज ने कुछ वक्त के लिए रुकने को कहा है। मनोज जी, क्या हुआ, कोई बात कहनी है तो बोलो, इतना सोच क्यों रही हो? अगर कोई ऐसी बात है जो तुम अपने पापा से नहीं कह पा रही हो, तो फिर एक दोस्त समझकर ही बोलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पापा वो हाँ बेटा बोलो। अच्छा पापा, एक बात बताइए, अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए हो और सामने वाले को वो करना पड़े जो वो नहीं करना चाहता, लेकिन आपको मुसीबत से बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता ना हो, तो क्या ये गलत है? मनोज जी ने बड़े प्यार से कहा, नहीं, क्योंकि परिस्थिति के आगे सब बेबस हो जाते हैं और किसी को उस मुसीबत से बचाने के लिए वो काम करना पड़े तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं होगा। वैसे आज ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? पापा, मुझे भी आपको कुछ बताना था। हाँ बताओ ना। तभी उन दोनों के पास जानकी जी हाथ में फ़ोन लेकर आई। कब से आपका फ़ोन बज रहा है, आपको आवाज़ ही नहीं आ रही क्या? लाओ दो। मनोज जी ने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से कुछ सुनकर फ़ोन वापस रखा और सोच में पड़ गए। उन्हें यूं सोच में देखकर जानकी जी ने सवाल किया, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? कोई परेशानी वाली बात है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। विशाल सिंह राठौर जी का फ़ोन था, वो लोग हमारे घर आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं पता नहीं। जानकी जी इतना तो कुछ भी नहीं बताया, बस बोल रहे थे कि हम आपके घर आ रहे हैं और कहीं आकर सारी बातें करेंगे। इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया। मुझे तो बोलने का मौका तक नहीं दिया। जो भी हो, उनके आने के बाद ही पता चलेगा। प्रभा जी, युवराज की नानी ने पवन से कहा, देखो बेटा, तुम शायद उस लड़की से, क्या नाम बताया युवराज तुमने उसका? युवराज, नानी श्रद्धा नाम है उसका। हाँ श्रद्धा। तुम भले श्रद्धा को पसंद करते हो, लेकिन श्रद्धा और युवराज दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि इन दोनों की शादी हो जानी चाहिए? हाँ, युवराज ने कहा कि उसने श्रद्धा की मांग भरी है और शायद ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, तभी तो भोलेनाथ ने पहले ही संकेत दे दिया। फिर विशाल जी की तरफ मुड़कर बोली, आपने फ़ोन करके बोल दिया ना कि आप लोग आ रहे हैं? जी अम्मा, मैंने बोल दिया। ठीक है, तो फिर आप लोग नाश्ता करने के बाद चले जाइएगा। अब पवन का नहीं बल्कि युवराज का रिश्ता लेकर। ये सुनकर पवन अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा था। वो दंदनाते हुए घर से निकला। पीछे से सभी उसे पुकारते रहे, रुक जा बेटा, रुक जा पवन। लेकिन पवन ने पलटकर किसी को कोई जवाब तक नहीं दिया। बुआ, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ जब पवन आ जाएगा। अब इसमें कोई क्या ही कर सकता है, किसी एक को तो पीछे हटना ही था। चूँकि पवन को श्रद्धा पसंद आ गई, लेकिन श्रद्धा को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, और युवराज और श्रद्धा दोनों एक दूसरे से किश करते हैं। आज घूमते हुए रोहन श्रद्धा के घर पहुँच गया। हाय हर्ष, रोहन हर्ष के बगल में बैठते हुए बोला तो श्रद्धा ने कहा, अरे रोहन, आज तुम यहाँ कैसे टपक पड़े नारियल की तरह? क्योंकि तुम मुझसे मिलने ही नहीं आती हो, तो सोचा आज तुम्हारे घर ही चला जाता हूँ। अरे कुछ खिलाओ पिलाओ, ना जाने कितने दिनों के बाद आया हूँ, थोड़ी खातिरदारी तो करो। ये लो, कहकर श्रद्धा ने सोफे पर से एक पिलो उठाया और उसे मारने लगी। ये लो, खातिरदारी करवानी है ना तुम्हें, अच्छे से खातिरदारी करती हूँ। रोहन, अंकल देखिए अपनी बेटी को, मतलब इतने दिनों बाद आया हूँ, बजाय इसके कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाए, मार रही है मुझे। जानकी जी किचन से निकलते हुए बोली, श्रद्धा ये तुम क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो बेचारे को? माँ, ये ना यही खाने के लायक है, कुछ और नहीं। किसने कहा था इसे इतने दिनों बाद आने के लिए? सामने बैठा हर्ष बोला। श्रद्धा दी, मुझे लगता है रोहन भाई आपके हाथों से मार ही खाने आए हैं, बहुत दिनों से खाया नहीं तो स्वाद भूल गए होंगे। क्यों रोहन भाई? श्रद्धा अभी उसे मार रही थी। खुद को कवर करते हुए रोहन ने कहा, क्या यार हर्ष, आज तो तुम भी श्रद्धा की तरफदारी कर रहे हो। अरे बस, तुम्हारे पड़ोस में एक अंकल हैं, उन्हीं के पास काम से आया था। अब श्रद्धा के घर के इतनी करीब आकर बिना मिले कैसे जाता, इसीलिए चला आया। लेकिन ये मोहतरमा तो भूखी शेढ़े की तरह हमला कर रही है। अरे मेरी माँ, बख्श दो, नहीं करवानी तुमसे कोई खातिरदारी मुझे। तुम कहो तो मैं तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे मारो मत प्लीज़। श्रद्धा ने अबू से छोड़ दिया। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। विशाल जी, अनामिका जी, रीना जी, नीतीश जी, नानी और युवराज की। सबने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, लेकिन युवराज ने मनोज जी के पांव छुए। श्रद्धा तो उन्हें देखकर ही किचन में चली गई थी। सभी बैठ गए तो श्रद्धा सबके लिए चाय लेकर आई। अनामिका जी ने श्रद्धा को भी बैठने के लिए कहा।
जानकी जी पहले ही बैठ चुकी थी तो श्रद्धा उसके पास जाने लगी। अनामिका जी ने कहा, बेटा इधर हमारे पास आकर बैठो। जी कहकर श्रद्धा अनामिका जी और रीना जी के बगल में जाकर बैठ गई। माफ़ कीजिएगा मनोज जी, जो हम इस तरह से चले आए, नीतीश जी ने कहा। जी कोई बात नहीं, आप बताइए आपको क्या बात करनी थी? आपने फ़ोन पर कुछ बताया ही नहीं। रीना जी, हम आपके घर आपसे कुछ मांगने आए हैं, आपकी अनमोल धन को। जानकी जी, अरे बहन जी आप क्या बोल रही हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप भला इतने बड़े लोग हैं, हमारे पास ऐसा क्या है जो आप मांगने आए हैं? अनामिका जी, हम आपके घर आपकी बेटी श्रद्धा का हाथ मांगने आए हैं, अपने बेटे युवराज के लिए। इतना सुनना था कि रोहन के मुंह से चाय बाहर निकल पड़ी और खांसी आने लगी। युवराज, क्या हुआ रोहन, तुम ठीक हो? वो सड़क कर रोहन के पास आ गया और उसके पेट थपथपाने लगा, जिससे उसे कुछ राहत मिली। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, आज चाय बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए मुंह जल गया। विशाल जी, आराम से पियो बेटा। तो बताइए मनोज जी, क्या फ़ैसला है आपका? आप कोई फ़ैसला लें उससे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि युवराज श्रद्धा से प्यार करता है और आपकी बेटी भी युवराज को पसंद करती है। मनोज जी ने श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा ने अपनी नसें झुका ली। अनामिका जी, जानकी बहन, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है ना इस रिश्ते से? जानकी जी ने मनोज जी को देखा। मनोज जी बोले, अब आप इतनी बड़ी हस्ती खुद अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं और दोनों बच्चे भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है? श्रद्धा ने चुपके से नज़र उठाकर युवराज को देखा, लेकिन युवराज बाबू की नज़रें तो कब से उसी को देखने में व्यस्त थी। जब उन दोनों की नज़रें आपस में टकराई तो युवराज ने श्रद्धा को आंख मार दी, जिससे श्रद्धा मुस्कुराई और उससे नज़रें हटा ली। अनामिका जी ने श्रद्धा को कंगन पहनाते हुए कहा, अब से तुम राठौर खानदान की बहू हुई। श्रद्धा ने सबका आशीर्वाद दिया। उसके बाद युवराज और उसकी फैमिली वहाँ से लौट आई। सुबह से शाम होने को थी, लेकिन पवन अब तक लौट कर नहीं आया था, इसीलिए वह बहुत परेशान थी। उन्हें युवराज और श्रद्धा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं ये पवन कहाँ है, आज तो फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहा। इस युवराज की वजह से मेरे बेटे का दिल टूट गया। कितनी मुश्किल से तो कल रात वो खुशी खुशी मेरे पास आया था और युवराज ने उसकी खुशी एक झटके में ही तोड़ दी। पवन एक बियर बार में बैठा ना जाने कितने ग्लास शराब पी चुका था। उसका दोस्त जिसने श्रद्धा का एड्रेस पता करके उसे बताया था, उसने पवन को बहुत मना किया, लेकिन पवन ने कहा, अरे पी लेने दे यार, क्यों रोक रहा है? एक ही तो सपना देख रहा था, उस परी के साथ घर बसाऊंगा, लेकिन उस युवराज ने सब तोड़ दिया। मेरी परी को मुझसे छीन लिया। मेरी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा है कि उसने श्रद्धा की मांग भरी है, सिर्फ इसीलिए कि मैं उससे शादी ना करूँ, श्रद्धा की शादी उससे हो जाए। छोड़ूंगा नहीं मैं उस युवराज को, जान से मार दूंगा। युवराज मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसका दोस्त बोला, पवन चल यार, आज तूने हद से कुछ ज़्यादा ही पी ली है, तुझे पता नहीं क्या बोले जा रहा है। युवराज अपनी नानी के कमरे में गया और अपने बेड की तरफ बढ़ रही नानी को चुपके से गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। हो नानी, नानी मेरी दिलरुबा जानी, थैंक यू सो मच कि आपने सबको समझाया, वरना पापा तो मान ही नहीं रहे थे। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ आपकी वजह से। पहले तो तुम मुझे नीचे उतारो, तुम कितने खुश हो ये तो तुम्हारी हरकतों से ही पता चल रहा है। एक बुढ़िया को गोद में उठाकर घुमा रहे हो। युवराज ने उन्हें नीचे उतार दिया। इतना घुमाने की वजह से वो ज़ोर से सांस लेने लगी। तुम अपनी खुशी के चक्कर में मुझे ही एक दिन ऊपर सरका मत देना बिना टिकट के। तुम्हें पता भी है मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ? क्यों नानी? क्योंकि मुझे तुम्हारी शादी देखनी है, इसके बाद तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना है, फिर उनके भी बच्चे देखने हैं। युवराज हंसते हुए बोला, नानी आपका ये सपना बिल्कुल पूरा होगा। साक्षी उछलते हुए प्रीति से बोली, भाभी आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। फाइनली युवराज भैया की शादी श्रद्धा से होने वाली है। भैया से ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ उन्हें भाभी बनाने के लिए। प्रीति, अच्छा तुम श्रद्धा के इस घर में आते ही मुझे दरकिनार करने वाली हो क्या? साक्षी ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, ऐसा नहीं होगा भाभी, आप बड़ी भाभी और वो छोटी भाभी, आप दोनों से बराबर प्यार करूंगी। प्रीति हंसने लगी, मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। श्रद्धा बहुत खुश थी। वो युवराज को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढ रही थी। वाह मैडम जी, मतलब आपको किसी से इस कदर प्यार हो गया और आपने कभी हमसे उसका जिक्र तक नहीं किया। दरवाजे पर से आवाज़ आई। श्रद्धा ने बिना पलटे ही कहा, अच्छा तो फिर तुमने कौन सा बताया, तुम भी तो किसी से प्यार करते हो ना? श्रद्धा वापस पीछे दरवाजे की तरफ मुड़कर बोली,
बोलो, तुमने मुझे बताया कि तुम किसी से प्यार करते हो, नहीं ना? तो बस हिसाब बराबर। मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। अरे मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो इस नाते मेरा भी हक बनता है जानने का। लेकिन नहीं, जनाब तो छुपा कर रखते हैं। तो फिर छुपाओ, मैं भी नहीं शेयर करूँगी कुछ भी। रोहन दरवाजे से हटकर श्रद्धा के कमरे में आया और उसके बेड पर बैठ गया और इधर उधर देखते हुए बोला, वाकई तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। देखो ना, तुम्हारे कमरे को देखकर ही पता चल रहा है कितने अच्छे से सजाया है। तो जिससे तुम प्यार करती हो ज़रूर उसमें कोई ख़ास बात ज़रूर होगी। श्रद्धा उसके बगल में आकर बैठ गई और युवराज के बारे में सोचते हुए उसे याद करते हुए बोली, पता है रोहन, युवराज में ख़ास बात क्या है? क्योंकि युवराज खुद ही मेरे लिए ख़ास हैं। वो मुझे मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन श्रद्धा, तुम तो हो ही इतने खूबसूरत कि तुम्हें कोई भी इतना प्यार करेगा, तुम पर जान लुटाएगा। फिर युवराज अलग कैसे हुआ? युवराज ने अपनी नानी को बेड पर बिठाया और उनके हथेली को पकड़कर बोला, नानी, आज दिल में से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। बड़ा वाला थैंक यू। आपकी वजह से मेरी शादी श्रद्धा से तय होने वाली है। आपको पता है नानी, मैं श्रद्धा से बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो ज़्यादा खूबसूरत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत है। जब वो किसी को अपना मान लेती है ना, तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। मुझे इसीलिए उससे प्यार हुआ, क्योंकि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे उसकी सच्ची सादगी से प्यार हुआ है नानी। नानी जी ने उसके बालों पर हाथ फेर कर कहा, तुम्हारी आंखों में मैं देख सकती हूँ कि तुम श्रद्धा से कितना प्यार करते हो। पता है, मैंने पहले बार उस लड़की को देखा था ना, तो मेरे दिल में भी सबसे पहले यही ख्याल आया था कि अगर उसकी शादी तुमसे हो गई तो कितना अच्छा होगा। तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। युवराज अपने नानी के गालों को कुची-कू करके बोला, यू आर सो स्वीट नानी, आई लव यू। आप बहुत अच्छी हो। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि नाचने लगा और नानी को पप्पी करने वाला था कि नानी जी ने कहा, बस बस, अगर तुम्हें इतना ही प्यार आ रहा है तो उस पर ही जाकर लुटाना। मुझ पर इतना प्यार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कल मुझे बाहर कहीं घुमा लाना। ठीक है नानी, आपके लिए तो कुछ भी करूँगा। कल मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। इतना कहकर युवराज बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर से स्माइल जा ही नहीं रही थी। साक्षी ने जब देखा तो युवराज को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है भैया, अकेले अकेले खूब मुस्कुराया जा रहा है। आखिर वजह क्या है इस मुस्कुराहट के पीछे? युवराज ने जल्दी से अपना स्माइल छुपा ली, जैसे गधे के सिर से सींग। वो सीरियस होकर साक्षी को देखने लगा और बिना कोई जवाब दिए आगे बढ़ गया। पीछे से साक्षी चिल्लाई, भाई आप तो अभी से ही मुझे नज़रअंदाज करने लग गए हो। कहीं भाभी के आने के बाद आप हमें भूल ही ना जाओ। लगता है इस बारे में माँ को बोलना पड़ेगा और आपकी शादी कैंसिल करवानी पड़ेगी उनसे। युवराज वापस आया और साक्षी को गले लगाकर बोला, चल पागल, कुछ भी बोलती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? मैंने कब तुम्हें नज़रअंदाज किया? क्या हुआ साक्षी, क्या बातें हो रही हो दोनों भाई बहन में? कमरे से बाहर आती प्रीति ने कहा, कुछ नहीं भाभी, ये जो बिल्ली है ना, मुझसे ट्रीट मांग रही है। मैंने भी इसे कह दिया कि इतनी जल्दी किस बात की, ज़रा सब्र करो कुछ दिन। मेरी और श्रद्धा की शादी की डेट तो कुछ तय हो जाने दो, फिर आराम से दूंगा। देख रही हो भाभी, युवराज भैया कितने कंजूस हैं। मतलब अपनी बहन के लिए खर्चा करने में भी कंजूसी कर रहे हैं। अरे इकलौती छोटी बहन हूँ इनकी, सबकी तो मुझ पर प्यार ज़्यादा लुटाना चाहिए, लेकिन युवराज भैया तो एक पैसा नहीं उड़ा सकते। करके साक्षी नाराज़ होकर वापस अपने कमरे के अंदर चली गई। प्रीति हंसने लगी, क्या देवर जी, जो मांग रही थी दे देते। देखिए बेचारी गुस्सा हो गई। अगर उसने जाकर माँ से शिकायत कर दी और उन्हें रिश्ता ना करने का फैसला कर लिया तो? क्या भाभी ऐसी बातें कहकर हार्ट अटैक दिलवाना चाहती हो क्या आप? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूँगी भला? उधर रोहन और श्रद्धा की बातें जारी थी। वह सोच कर बोली, जैसे कि तुमने कहा कि मैं खूबसूरत हूँ इसीलिए कोई भी मुझ पर जान लुटाएगा, और रोहन वो लोग जब तक मैं खूबसूरत रहूँगी तब तक ही अपनी जान देने को तैयार रहेंगे। लेकिन मेरा युवराज, अगर मेरी खूबसूरती बदल भी गई ना, तब भी जान लुटाएंगे। ओके ओके, तुम जीती मैं हारा। तुम्हारा युवराज सच में बहुत अच्छा है और किस्मत वाला भी, श्रद्धा ने कहा। किस्मत वाला? वो कैसे? किस्मत वाली ही तो है, तभी तो उसे तुम मिल गई, वरना हर किसी की ज़िंदगी में ऐसी लड़की थोड़ी आती है। श्रद्धा के घर से लौटने के बाद से युवराज दिन भर यही सोचता रहा कि श्रद्धा को कॉल करके एक बार बात कर लूं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ काम मिल जाता या फिर कोई मिलने आ जाता। रात में सभी सोए हुए थे, उस समय पवन घर आया। वो पूरे नशे में था, सीधे अपनी माँ के कमरे में चला गया। बुआ भी दिन भर पवन के बारे में ही सोचती रही, ले उसके भविष्य की चिंता में डूबी रही।
अभी भी वो उसी के बारे में सोच रही थी कि लड़खड़ाते हुए पवन उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। वह को पवन की हालत देखकर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो उसे संभालते हुए बोली, ये सब क्या है पवन? क्यों इतनी शराब पी रखी है तुमने? आखिर क्या ज़रूरत थी जो तूने इतनी ज़्यादा शराब पी कि तुम्हारा खुद को संभालना मुश्किल हो पा रहा है? कौन सा ऐसा गम मिल गया तुम्हें जिसे मिटाने के लिए तुमने ना जाने शराब की कितनी बोतलें खाली कर दी? कहीं इसीलिए तो नहीं कि श्रद्धा के लिए तुम्हारा रिश्ता नहीं गया? पवन उनके कंधे पर अपन गिरकर बोला, माँ मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ आप कुछ करो ना प्लीज़ माँ। देखिए मैंने आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, प्लीज़ आप मेरी शादी करवा दो ना श्रद्धा से, वरना मैं बता रहा हूँ कुछ कर दूंगा खुद के साथ या उस युवराज के साथ। पवन ये कैसे बातें कर रहे हो? अनामिका भाभी ने उसे कंगन पहना दिए हैं, वो भी युवराज के बीवी के रूप में। बेटा समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। पवन गुस्सा होकर बोला, मतलब आपको भी अपने बेटे की नहीं उस युवराज की ज़्यादा परवाह है? ठीक है कोई बात नहीं, पापा के जाने के बाद मुझसे को तो कोई प्यार ही नहीं करता। ऐसी बात नहीं है पवन, सभी तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन श्रद्धा और युवराज भी तो एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो फिर तुम ही बताओ ना, हम उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर कैसे जाएं? मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, मैं समझ गया, इस घर में मेरी कोई नहीं सुनने वाला। अरे जब मेरी माँ को ही मेरी परवाह नहीं है तो बाकी लोगों को क्या ही उम्मीद करूँ? इतना कहकर पवन गिटपिटाने लगा। उसके वो रूम से बाहर निकल गया। उसने देखा युवराज के कमरे का दरवाज़ा खुला है तो वो वहाँ चला गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वो जैसे ही निकलने के लिए मुड़ा तो युवराज के कमरे की बालकनी में किसी से बात करने की आवाज़ आई। पवन जब बालकनी में गया तो युवराज हंस हंस कर बात कर रहा था। पवन को देखकर उसने फ़ोन नीचे कर लिया, मुस्कुराकर बोला, क्या बात है पवन, आज से पहले तो कभी तुम मेरे रूम में नहीं आए, आज अचानक यहाँ? मुझसे कुछ काम बात करना चाहते हो या मुझसे कुछ काम है? पवन गुस्से में युवराज को देख रहा था। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। मुझसे मेरी खुशियाँ छीनकर तुम खुश हो रहे हो, लेकिन याद रहे तुम्हारी ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, क्योंकि वो श्रद्धा अगर मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हारी भी कभी नहीं होने दूंगा। ऐसा मैं होने ही नहीं दूंगा। युवराज शांत लहजे में और आराम से बोला, देखो तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है, तुम होश में नहीं हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। उसने पवन के कंधे पर हाथ रखा। पवन ने उसका हाथ झटका गुस्से से कहा, दूर रहो मुझसे, तुम बहुत बुरे हो युवराज, बहुत बुरे हो। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, तुमने मुझसे वो ही छीन ली। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा युवराज, कभी भी नहीं। पवन मेरी बात सुनो पहले। लेकिन पवन ने ना ही युवराज की बात सुनी और ना ही उसके कमरे में एक पल और रुका। युवराज को ध्यान आया अपने फ़ोन का तो उसने उसका कान पर लगाकर कहा, हेलो श्रद्धा, तुम। दूसरी तरफ श्रद्धा के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। कॉल कट ना होने की वजह से वो पवन और युवराज की सारी बातें सुन चुकी थी। सुबह जब सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, युवराज कुछ परेशान सा था। नरेन कब से उसे पराठे मांग रहा था, लेकिन उसका ध्यान ही नहीं था। विशाल जी ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, युवराज अपनी सोच से बाहर आया और हकलाकर बोला, जी पापा कुछ कह रहे थे? विशाल जी आगे बोले, कहाँ खोए हुए हो युवराज? नरेन कब से तुमसे पराठे पास करने के लिए बोल रहा है, लेकिन तुम पता नहीं किस दुनिया में घूम रहे हो। युवराज नरेन की तरफ पराठे बढ़ाते हुए बोला, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया। कोई बात नहीं भाई, आप सभी भाभी के ख्यालों में थे शायद। चुप कर, कुछ भी बोल रहा है, मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। प्रशांत, तो फिर क्या सोच रहे हो? युवराज अपने पापा और नीतीश जी की तरफ देखकर बोला, पापा मुझे दिल्ली जाना होगा एक क्लाइंट से मिलने के लिए। विशाल जी, अकेले जाओगे? जी पापा। नीतीश जी, कब जाना है? बड़े पापा 2 दिन बाद, और 5 दिन लग जाएंगे मुझे वहाँ पर। पवन वहाँ से उठकर बोला, मैं चलता हूँ। जैसे कि युवराज ने कहा था, वो आज अपनी नानी को बाहर घुमाने लेकर जाएगा। नानी जी ने युवराज को मंदिर चलने को कहा, साथ में साक्षी भी थी। अब इस उम्र में कोई नाच गाना करने डिस्को तो जाऊंगी नहीं, तो तुम मुझे मंदिर ही लेकर चलो। साक्षी, नानी क्या बात कर रही हो, आज तो साक्षी से भी ज़्यादा जवान हो। डिस्को में अगर आपको डांस किया ना तो वहाँ के सारे लड़के आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे। अरे साक्षी तू बता ना नानी को, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ नानी, भैया सच कह रहे हैं, और आप उदाहरण के लिए भैया को ही देख लीजिए, आपके ऊपर लट्टू हैं। चुप करो छिछोरो, तुम दोनों को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती अपने नानी को छेड़ते हुए? साक्षी युवराज हंसने लगे। नानी सच में, जब वो लोग मंदिर से लौट रहे थे तो श्रद्धा, शिप्रा और रोहन एक जगह रास्ते पर खड़े मिले।
साक्षी ने देखा तो चिल्लाते हुए बोली, भैया भैया गाड़ी रोकिए। युवराज साक्षी से चिढ़ते हुए गाड़ी रोककर बोला, क्या है, क्यों चिल्ला रही हो तुम? गाड़ी में भूत भूत देख लिया क्या जो तेरी जान निकल रही है? साक्षी युवराज के कंधों को मारते हुए बोली, भैया वो देखो भाभी। युवराज ने खिड़की का शीशा नीचे करके देखा तो सच में बाहर वो लोग खड़े थे। युवराज उत्सुक होकर गाड़ी से उतरा और ना इधर देखा ना उधर और दौड़ पड़ा श्रद्धा की तरफ। उसके पास जाकर सीधे उसको गले लगा लिया। श्रद्धा के हाथ तो हवा में ही रुक गए और वो हक्का बक्का रह गया। पीछे से साक्षी आकर हंसते हुए बोली, भैया क्या है ये सब? तब तो बहुत गुस्सा कर रहे थे और भाभी को देख भी नहीं रहे थे और अब बस दौड़ पड़े। देख रही हो श्रद्धा भाभी, आप अभी तो आप दोनों का रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ और ये ऐसे कर रहे हैं, साक्षी से शिकायत करते हुए कहा। युवराज, सॉरी वो कल ठीक से मिल नहीं पाया था ना तो इसलिए। श्रद्धा, आप लोग यहाँ? साक्षी, हाँ भाभी वो क्या है ना, हम लोग मंदिर गए थे भोलेनाथ के दर्शन करने और लौटते समय आप यहाँ दिख गई तो बस मिलने के लिए भैया ने गाड़ी रोक ली। नानी भी है साथ में, वो गाड़ी में ही बैठी हुई हैं। साक्षी श्रद्धा के गले मिलकर बोली। श्रद्धा उन सबको छोड़कर गाड़ी की ओर बढ़ गई। पास में पहुंची तो नानी जी मुस्कुरा रही थी। आ गई तुम मुझसे मिलने? मुझे तो लगा था युवराज से मिलने के बाद तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा। उनके पाँव छूकर कहा, अरे नानी मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? युवराज ने बताया था कल रात मुझे कि नानी जी वो तो बावला है, कुछ भी कहता है। श्रद्धा, ये सब छोड़िए, आप बताइए कैसे हो आप? अच्छी हूँ बेटा, अभी तुम्हें देख लिया तो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। आखिरकार तुम मेरे हीरो से शादी जो करने वाली हो उसे हमेशा ही खुश रखना, समझी? श्रद्धा ने अपना सर हिलाया। वो सभी उसके पास आ गए। युवराज नाराज़ हो गया श्रद्धा से। उसने ठीक से बात ही नहीं कि युवराज, चलो साक्षी, लगता है कोई हमसे मिलकर खुश नहीं हुआ, हमने बेवजह ही उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। चलो भैया, आप सच में इतनी जल्दी जाना चाह रहे हैं? मतलब सीरियसली मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा आपने जो अभी कहा। श्रद्धा आगे बढ़कर युवराज का हाथ पकड़ती कि युवराज ने झट से अपना हाथ हटा लिया। साक्षी चलो, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। साक्षी भी जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गई। युवराज मेरी बात सुनिए, श्रद्धा ने इतना ही कहा कि युवराज ने गाड़ी वहाँ से आगे बढ़ा दी। शिप्रा श्रद्धा को घूर रही थी और रोहन बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। श्रद्धा तुझे क्या हुआ, तू ऐसे मुझे क्यों घूर रही है? जैसे मैं तुम्हारा शिकार हूँ और तुम मुझे अभी खा जाओगी। मेरा बस चले ना तो मैं वो भी कर जाऊँ, लेकिन वो क्या है ना मैडम कि मैं शाकाहारी हूँ, वरना। रोहन उन दोनों के बीच में बोला। ओह क्या बात कर रही हो यार, मतलब अगर तुम मांसाहारी होती फिर तो श्रद्धा। शिप्रा उसके ऊपर भड़कते हुए बोली, चुप रहो तुम, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं इस मैडम से बात कर रही हूँ। वैसे रोहन, श्रद्धा की शादी युवराज से कब डिसाइड हुई तुम्हें पता है? ऑफ कोर्स नहीं पता होगा, क्योंकि ये मैडम हमसे कुछ शेयर नहीं करती। फिर श्रद्धा की तरफ मुड़कर बोली, बता ना, चुप क्यों है तू? रोहन, वैसे शिप्रा मुझे पता है, क्योंकि कल मैं घूमते फिरते श्रद्धा के घर चला गया था, तभी युवराज और उसकी फैमिली श्रद्धा के लिए रिश्ता लेकर आए थे। वो ये मैडम कब से युवराज को दिल दे बैठी और हमें पता भी नहीं था। मैं भी नाराज़ हुआ था इससे। शिप्रा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि श्रद्धा ने ये बात उसे नहीं बताई। वो श्रद्धा से नाराज़ हो गई और स्कूटी पर जाकर बैठ गई। उसने स्कूटी स्टार्ट की और हॉर्न बजाए जा रही थी। श्रद्धा समझ गई कि ये नाराज़ हो गई है तो वो जाकर उसके पीछे बैठ गई। रोहन को बाय किया, फिर वो दोनों वहाँ से चले गए। वो शिप्रा की नाराज़गी, उसका नाराज़ होना बनता है बॉस। देखते हैं आगे ये कहानी कहाँ जाकर क्या मोड़ लेती है।